कर आई 3.22% पर। देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक दी गई वैक्सीन की 26.19 करोड़ से अधिक खुराक। राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया जारी। कोरोना मामलों में कमी के चलते बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में अनलॉक के दौरान राज्य सरकारों ने दी और रियायत। एमपी के शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। बिहार में 50% की उपस्थिति के साथ काम करेंगे सरकारी और निजी कार्यालय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस को किया संबोधित। कहा, भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए दृष्टिकोण और मूल्यों को परिवर्तित करने के आधार पर अपने सहयोगात्मक संबंधों को किया है मजबूत। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज जिनेवा में करेंगे मुलाकात। पुतिन ने दोनों देशों के संबंधों में सुधार की जताई उम्मीद। खेल की खबरों में यूरो कप के महासंग्राम में डिफेंडिंग चैंपियन पुर्तगाल ने जीत के साथ अभियान को दी शुरुआत। हंगरी को 3-0 से हराया। वहीं फ्रांस ने भी जर्मनी को दी 1-0 से शिकस्त। तो आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां और खबरों पे। सबसे पहले नजर आज की इस वक्त की बड़ी खबर पे। भारत सरकार के नए आईटी नियमों के अनुपालन के विफल रहने के कारण ट्विटर ने भारत में अपना इंटरमीडिएटरी स्टेटस खो दिया है। यानी भारत में अब ट्विटर ने कानूनी सुरक्षा का आधार गंवा दिया है। अब भारतीय आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिली सुरक्षा हट गई है। यानी ट्विटर पर भी अब आईपीसी के तहत मामले दर्ज हो सकेंगे और पुलिस पूछताछ भी कर सकेगी। वैधानिक अधिकारी की नियुक्ति में देरी के कारण ऐसा हुआ है। सोशल मीडिया कंपनियों को 25 मई तक अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी। ट्विटर ने शुरू में कुछ नियुक्तियां की थीं, लेकिन उन्हें सरकार की ओर से खारिज कर दिया गया क्योंकि वे बाहरी कानूनी सलाहकार थे। ये लोग कंपनी से सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे। वहीं सुरक्षा का अधिकार हटने के साथ ही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ट्विटर के खिलाफ वायरल वीडियो को लेकर एक मामला भी दर्ज किया गया है। मामला गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में बुजुर्ग के साथ मारपीट और अभद्रता का वीडियो वायरल होने से जुड़ा हुआ है। अब इस मामले में पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने ट्विटर की 2 कंपनियों मीडिया संस्थान द वायर, मोहम्मद जुबैर, राना अयूब, सलमान निजामी, मकसूर उस्मानी, समा मोहम्मद और शवा नकवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इन पर आरोप है कि सभी ने गलत सूचना को बिना सत्यापित किए प्रसारित करने का काम किया है। वहीं सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर के मामले पर सरकार का रुख साफ करते हुए हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि क्या ट्विटर भारत में कानूनी सुरक्षा पाने का हकदार है? तो इस मामले का साधारण तथ्य यह है कि ट्विटर 26 मई से लागू हुए नए आईटी कानूनों का पालन करने में नाकाम रहा है। इसके अलावा ट्विटर को इसका अनुपालन करने के लिए कई अवसर दिए गए थे। हालांकि इसने जानबूझकर इसे लागू नहीं करने का रास्ता चुना है। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि भारत की संस्कृति अपने बड़े भूगोल की तरह बदलती रहती है। कुछ परिदृश्यों में इंटरनेट मीडिया के प्रसार के साथ यहाँ तक कि एक छोटी सी चिंगारी भी आग का कारण बन सकती है, खासकर फेक न्यूज़ के खतरे के साथ। इसी उद्देश्य के साथ नए आईटी नियम लाए गए हैं। उन्होंने ट्विटर पर हमला बोलते हुए कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि ट्विटर जो खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ध्वजवाहक के रूप में चित्रित करता है, वह मध्यस्थ दिशा निर्देशों की बात करता है तो जानबूझकर इसे नहीं मानने का रास्ता चुनता है। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा चौंकाने वाली बात यह है कि ट्विटर देश के कानून द्वारा अनिवार्य प्रक्रिया को स्थापित करने से इनकार करने की यूजर्स की शिकायतों को दूर करने में विफल रहता है। इसके अलावा अपनी पसंद और नापसंद के अनुसार मैनिपुलेटेड मीडिया को चिन्हित करने का काम करता है। ट्विटर पर आगे हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में जो हुआ वह फर्जी खबरों से लड़ने में ट्विटर की मनमानी का उदाहरण था, जबकि ट्विटर अपने तथ्य जांच तंत्र के बारे में अति उत्साही रहा है। वह यूपी जैसे कई मामलों में कार्रवाई करने में
विफल रहा है, जो गलत सूचना से लड़ने में इसकी विफलता को दिखाता है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय कंपनियां, चाहे वह फार्मा हो, आईटी या अन्य, जो संयुक्त राज्य अमेरिका या अन्य विदेशी देशों में व्यापार करने जाती हैं, स्वेच्छा से स्थानीय कानूनों का पालन करती हैं। फिर ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म दुर्व्यवहार और दुरुपयोग के शिकार लोगों को आवाज़ देने के लिए बनाए गए भारतीय कानूनों का पालन करने में अनिच्छा क्यों दिखा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कानून का शासन भारतीय समाज की आधारशिला है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी के लिए भारत की प्रतिबद्धता को G7 शिखर सम्मेलन में फिर से दोहराया गया है। हालांकि यदि कोई विदेशी संस्था भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ध्वजवाहक के रूप में खुद को चित्रित कर यहाँ के कानून के पालन से बचने का बहाना बनाती है, तो ऐसे प्रयास गलत हैं। तो ट्विटर से जुड़ा हुआ ये पूरा विवाद आखिर क्या है, क्योंकि भारत में नए आईटी कानून बनाए गए हैं, लेकिन ट्विटर उनकी अनहेलना कर रहा है, उनको एक तरीके से नहीं मानने की बात कर रहा है। ऐसे में क्या कुछ नियम कहते हैं, आइए आपको उसको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की हम कोशिश करते हैं। और सिलसिलेवार हम ये आपको दिखाएंगे कि आखिर नए आईटी कानून क्या कुछ कहते हैं और उसका मायने क्या है। नए आईटी कानून जो कि 25 फरवरी को घोषित किए गए थे, 3 महीने का समय दिया गया था, उसके अनुसार भारत में जो आईटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो जिनके यूजर्स की संख्या 50 लाख से ज़्यादा है, ऐसे में भारत में नियुक्त करना होगा उनको मुख्य अनुपालक अधिकारी। एक तरीके से ये एक मैंडेटरी नियम बनाया गया। इसके अलावा एजेंसियों के साथ, जो कानून की एजेंसियां हैं जो भारत में काम कर रही हैं, उनके साथ नोडल संपर्क अधिकारी की नियुक्त करनी होगी कि आखिर जिस वक्त भी ज़रूरत पड़े ऐसे एक नोडल अधिकारी से जो कानून का काम करने वाली जो एजेंसियां हैं वो संपर्क कर सकें। इसके अलावा नोडल संपर्क अधिकारी की नियुक्ति भी भारत में ही होनी चाहिए, यानी कि जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी है और जो नोडल एजेंसी का अधिकारी है, इन दोनों की नियुक्ति भारत में हो, ताकि किसी भी एजेंसी को ज़रूरत पड़े 24 घंटे वो उनसे संपर्क कर सके। इसके अलावा एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी की भी नियुक्ति करनी होगी, ताकि जो तमाम मसलों को देख सके कि आखिर किस प्रकार की दिक्कतें परेशानियां लोगों को या यूजर्स को आ रही हैं। मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी। इसके तहत आपको बताना होगा कितने लोगों ने गलत प्रकार की जानकारी को लेकर आपको शिकायत की, आपने उस पर क्या कार्रवाई की और किस तरीके से इस प्रकार की जानकारी को आपने हटाया। ऐसी एक महीने भर की रिपोर्ट आपको मासिक आधार पर जारी करनी होगी, ये भी नया कानून कहता है। सूचना जारी करने वाले की पहचान जरूरत पड़ने पर जाहिर करनी होगी कि आखिर फर्स्ट ओरिजिनेट किसने की, कोई इंफॉर्मेशन, इस बात की जानकारी प्लेटफॉर्म्स को रखनी होगी। और किसी भी स्थिति में अगर एजेंसियां उसको मांगती हैं तो ऐसे में ये जानकारी आपको साझा करनी होगी। देश की सुरक्षा का मामला हो, महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले हो, इस प्रकार के जो मामले होते हैं उसमें इस प्रकार की जो कंपनियां हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उनको ये जानकारी एजेंसीज के साथ में साझा करनी होगी और सहयोग करना होगा। बलात्कार हो, यौन शोषण जैसे सामग्री के मामले हो, यानी कि इस प्रकार की जो जानकारी वहाँ पे साझा की जाती है उससे जुड़े अगर मामले हैं और कोई भी एजेंसीज अगर सहयोग मांगती है इस प्रकार की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, चाहे वो ट्विटर ही क्यों ना हो, उनको सहयोग करना ही पड़ेगा, जानकारी देनी पड़ेगी। इसके अलावा भारत में अपने ऑफिस का संपर्क पता भी प्रकाशित करना होगा अपनी वेबसाइट के माध्यम से, कि अगर कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहता है भारतीय परिक्षेत्र में तो वो कहाँ जाके आपसे फिजिकली मिल सकता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वेरिफिकेशन के लिए एक उचित मैकेनिज्म उपलब्ध कराना होगा, यानी कि जो यूजर्स वेरिफिकेशन करना चाहते हैं स्वेच्छा के साथ में, उन सब के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यूजर्स को प्लेटफॉर्म्स द्वारा की गई कार्रवाई पर अपने पक्ष रखने का भी वाजिब मौका मिलना चाहिए। आप एक तरफा तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर आपने कोई कार्रवाई की है तो आपको दूसरे का पक्ष भी सुनना पड़ेगा। गैर जरूरी जानकारी को प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। अगर
भारत के कोर्ट के माध्यम से, भारत की जो पूरा आईपीसी सिस्टम है, भारत की जो एजेंसियां हैं, अगर वो इस बात को सिद्ध करती हैं कि कोई भी जानकारी जो आपके प्लेटफॉर्म्स पे दी गई है किसी के भी माध्यम से वो गैर कानूनी है, तो ऐसे में आपको जब सूचित किया जाएगा, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सूचित किया जाएगा, तो आपको वो जानकारी हटानी ही होगी अपने उस प्लेटफॉर्म के साथ में। 25 फरवरी को जारी की गई थी गाइडलाइंस और 3 महीने का इसको समय दिया गया था इसको लागू करने के लिए, और ये 3 महीने 25 मई को पूरे हो गए थे। 25 फरवरी से 25 मई तक, यानी कि 26 मई से ये सारे नियम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मान्य थे। ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनके यूजर्स की संख्या 50 लाख से ज्यादा है, ऐसे में ऐसे हर एक यूजर्स को, ऐसी कंपनी को इन नियमों का पालन करना था। लेकिन इसके कारण भी कई कंपनियों ने, अधिकांशता ने इसको माना, लेकिन ट्विटर इस बात को लेकर अपनी हिला हवाली करता रहा है। नियम नहीं मानने पर कंपनी के मध्यस्थ की स्थिति खो देगी, इंटरमीडिएटर का जो उसका जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं खो देगी। और शायद ऐसा ही मामला अब हुआ है ट्विटर के साथ में, क्योंकि उसने इन भारत के कानून के जो आईटी नियम हैं उनको नहीं माना और 26 मई से इन तमाम नियमों का पालन नहीं किया। ऐसे में उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब भ्रामक जानकारी फैलाई गई, ऐसी जानकारी जिससे देश के कानून व्यवस्था का मामला था, तो ऐसे में उसके खिलाफ कार्रवाई करने का एक मौका था और वो कार्रवाई वहां पर कहीं ना कहीं की गई। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे देश के एकता, अखंडता और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में हो रही चुनौती को लेकर अगर कोई जानकारी साझा की जाएगी तो उससे निपटने के प्रावधान किए गए, लेकिन अधिकांश लोग मान रहे हैं, लेकिन हमने देखा ट्विटर इन सब चीजों को नहीं मान रहा है और खुद रविशंकर प्रसाद ने भारत की ओर से पक्ष रखा है। लेकिन जो भारतीय नियम कानून हैं उन्हें मानना होगा। और जब ये लगातार बात सामने आई कि सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डाली जाती है उनसे कई बार भ्रामक खबरें आगे बढ़ती हैं और फेक न्यूज़ को बढ़ावा मिलता है, तो ऐसे में नए कानून की, नए नियमों की ज़रूरत हुई सोशल मीडिया कंपनियों को लेकर। तो जब नए नियम जो काफ़ी विचार विमर्श के बाद लागू किए गए और मौका भी दिया गया इन कंपनियों को कि वो अपनी बात रखें, ट्विटर को तो 3 नोटिस दिए गए कि वो कंप्लायंस करें, जो नए नियम है उसके तहत वैधानिक अधिकारियों की नियुक्ति करें, और बाकी जो प्रमुख बातें कही गई थी। हम जानते हैं कि अधिकांश जो कंपनियां हैं सोशल मीडिया से जुड़ी, चाहे वो शेयर चैट हो या फिर तमाम अन्य कंपनियां, उन्होंने सरकार के नए नियमों का पालन करने की बात कही और उस पर आगे बढ़ गए। लेकिन ट्विटर आधी अधूरी तरीके से देखे तो एक तरह से हीला हवाली करता रहा। तो अब जब 26 मई को एक देखें, 25 मई को समय सीमा खत्म हो गई, तो उसके बाद हुआ क्या कि ये नियम नहीं मानने की वजह से जो एक प्रोटेक्शन मिलता था इन कंपनियों को, ट्विटर को, चूंकि ट्विटर ने ये नियम नहीं माने, जिसमें ट्विटर को सीधे ट्विटर पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता था, क्योंकि वो ट्विटर ये कहता था कि वो एक इंटरमीडिएट कंपनी है, यानी कोई अपनी बात लिखता है उसे लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है, मध्यस्थ की भूमिका ट्विटर निभाता है। तो ऐसे में ट्विटर की जिम्मेदारी नहीं बनती थी। लेकिन अब जब ये प्रोटेक्शन हट गया है, एक तरह से कानूनी सुरक्षा ट्विटर से हट गई है, तो अब ट्विटर पर मुकदमा दर्ज हो सकता है, पुलिस के जांच अधिकारी ट्विटर के अधिकारियों से जांच कर सकते हैं, और ऐसा ही एक मामला देखने को आया। तो बहुत बड़ी बात यह है कि भारत में सोशल मीडिया जो कंपनियां हैं उनका स्वागत है, लेकिन उन्हें जो भारतीय नियम कानून है उनका पालन करना होगा और उस पर आगे बढ़ते हुए वो अपना कामकाज करें, ये बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया। दूसरी बात यह है कि ट्विटर ने एक तरह से देखें तो एक अलग राह या हीला हवाली की इन कानूनों का पालन करने में, तो ऐसे में उसका ये स्टेटस अपने आप खत्म हुआ है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि कोई अलग से आदेश जारी नहीं हुआ है ट्विटर के लिए कि ट्विटर का स्टेटस खत्म होता है। दरअसल जो भी कंपनी 25 मई तक इन नए नियमों का अनुपालन नहीं कर पाई, उनका ये दर्जा खत्म हो गया है, उनकी ये इम्यूनिटी खत्म हो गई है, उनकी ये कानूनी जो सुरक्षा है वो हट गई है, ये बहुत स्पष्ट है। तो ऐसे में देखना होगा कि आगे ट्विटर क्या करता है। शैलेंद्र, ये भी महत्वपूर्ण है कि जब हम देखते हैं रविशंकर प्रसाद खुद एक तरीके से बात को सामने रखते हैं ट्वीट के माध्यम से, तो ये बात सामने आती है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का झंडा फहराने की बात करने वाली ट्विटर जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे दोहरी मापदंडों को अपना रही है, तब जबकि जब उसको चीज़ों को कंप्लायंस करने की बात आती है तो ऐसे में वो हीला हवाली करती है, लेकिन बाकी दुनिया भर की आवाज़ को बुलंद करने की बात करती है, कानून की बात करती है।
देखिए अरेंद्र, दरअसल ये कोई पहला मामला एक तरह से देखें तो कई ऐसे मामले सामने आए जब ये आरोप लगे कि ट्विटर दरअसल एक खास तरह की विचारधारा के लोगों के खिलाफ काम कर रहा है या फिर एक दूसरी विचारधारा खास तरह की उसके एक तरह से समर्थन में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अलग अलग देशों के प्रति रवैया भी देखें, उस पर भी सवाल उठे कि जब अमेरिका को लेकर जो ये घटना हुई थी उसको लेकर किस तरह से ट्विटर ने सख्त कार्रवाई की, लेकिन जब लाल किले से जुड़ी जो एक घटना हुई उस पर ट्विटर का जो रवैया रहा, खुद जब नोटिस दिया आईटी मंत्रालय ने तब भी एक आधी अधूरी कार्रवाई की। तब ये सवाल उठे कि दरअसल ट्विटर के अपने मानक क्या है कार्रवाई करने के मामले में। दूसरी बात यह है कि ट्विटर आखिर वो कौन से आधार है जिसके तहत वो कहता है कि कोई मैनिपुलेटेड ट्वीट होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विवाद सामने आया भारत में। हमने देखा कि किस तरह से ट्विटर पर आरोप लगे कि दरअसल वो ये तय करने की कोशिश कर रहा है कि कौन सी खबर या कौन सी बात दरअसल एक भ्रम फैलाने के लिए सामने रखी गई है या फिर वास्तव में। तो ये ट्विटर पर तमाम आरोप लग रहे थे और इस बीच हमने देखा कि अनुपालन में भी ट्विटर ने एक तरह से वो तेजी नहीं दिखाई और एक अलग रास्ता या कोशिश करता रहा इससे बचने के नए नियमों के। तो अब आगे ट्विटर क्या करता है, चूंकि ट्विटर हम जानते हैं कुछ दिन पहले बयान आया था, कल भी एक ट्विटर के बयान में कहा गया कि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना समय आखिर क्यों लगा, ये ट्विटर को इसका जवाब तो देना होगा। शैलेंद्र, आप रहिए हमारे साथ में। इस बीच में हमारे सहयोगी नीरज सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम जानते हैं कि पहला मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दर्ज हुआ है, जो कि ट्विटर के खिलाफ दर्ज हुआ है, क्योंकि उसका जो मध्यस्थ होने का जो एक स्टेटस है, जो उसकी जो स्थिति है, उसको हटा दिया गया। उसके बाद ये मामला दर्ज हुआ है। नीरज, किस तरीके से अब जांच एजेंसी कहा जाए उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है इस मामले में आगे बढ़ेगी और ट्विटर से भी ये एक तरीके से पूछताछ होगी, जांच होगी कि आखिर आपकी अब भूमिका इस प्रकार की हो गई और आप तो खुद पार्टी बन गए अब? देखिए, बिल्कुल पूछताछ होगी, क्योंकि जिस तरह से एफआईआर गाजियाबाद पुलिस ने दर्ज की है, जो 9 लोग हैं उनके नाम नामजद एफआईआर है और इसके अलावा ट्विटर की दो कंपनियां हैं उनके खिलाफ जो एफआईआर है वो पुलिस ने दर्ज की है। मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद जो जुनैद हैं वो को फाउंडर हैं एएलटी न्यूज़ के, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा राणा अयूब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। द वायर है जो न्यूज़ वेबसाइट है, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा सलमान नियाजी हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, मशकूर उस्मानी वो भी कांग्रेस के नेता हैं, और इसके अलावा सबा मोहम्मद कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सबा नकवी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इसके अलावा ट्विटर इंक और ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया, इनके खिलाफ जो गाजियाबाद पुलिस है उसने मामला दर्ज किया है। और जो मामला दर्ज हुआ है वो काफी कह सकते हैं कि जो गंभीर जो धाराएं हैं उनके तहत ये मामला दर्ज किया है। आईपीसी की धारा 153 है, 153 ए है, इसके अलावा 295 ए है, आईपीसी की धारा 505 है, 120 और 34 इसके तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें धार्मिक उन्माद भड़काने, शांति भंग करने, आपराधिक जो साजिश है वो रचने, तो इसके तहत जो गाजियाबाद पुलिस है उसने मामला दर्ज किया है, जिसमें 6 महीने से लेकर 3 साल तक की जो सजा है वो हो सकती है। और अब जो गाजियाबाद पुलिस है इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और लगातार तमाम लोगों से जो पूछताछ है वो जल्दी ही शुरू करने वाली है। इसके अलावा ट्विटर के जो अधिकारी हैं उनसे भी गाजियाबाद पुलिस जो पूछताछ है वो शुरू करेगी, और इसमें 3 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, क्योंकि ये इन लोगों के खिलाफ मामला इसलिए भी दर्ज किया गया था कि जब गाजियाबाद पुलिस की तरफ से ये जिक्र किया गया था, जो वायरल वीडियो है वो फेक वीडियो है, जो धार्मिक उन्माद भड़काने को लेकर तमाम लोग उसे ट्वीट कर रहे हैं, वो फेक है। उसके बाद भी लोगों ने ट्विटर से उस वीडियो को नहीं हटाया और इसके अलावा उसके खिलाफ लगातार, उस वीडियो के खिलाफ लगातार ये ट्वीट करते रहे। उसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है इन सभी लोगों के खिलाफ। नीरज, चुनौती यही है कि ट्विटर के खिलाफ जो कार्रवाई होगी तो आखिर पुलिस जाएगी किसके पास में, क्योंकि यही जानकारी तो उसको साझा करनी थी जो उसने की नहीं अभी तक, ये कंप्लायंस नहीं किया गया, इसके चलते उसका स्टेटस गया है। ये चुनौती से कैसे निपटेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस? ठीक है, बिल्कुल पुलिस जो तमाम ट्विटर के जो ऑफिस हैं, अगर आप इससे पहले भी देखें, दिल्ली पुलिस की साइबर सेल है उसने भी कार्रवाई जो नोटिस है वो सर्व किया था गुड़गांव के जो वहां पर दिल्ली पुलिस की जो साइबर सेल है वो। इसके साथ ही जो गाजियाबाद पुलिस है वो लगातार देश की दूसरी एजेंसियां हैं उनके साथ संपर्क में है। ट्विटर के जहां पर भी जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो पुलिस के साथ और उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो करने की जो कोशिश है वो गाजियाबाद पुलिस करेगी। निश्चित तौर पर ये ट्विटर का दोहरा रवैया है, क्योंकि अगर आप देखें तो किसी दूसरे देश में वो अलग तरह की कार्रवाई करता है, भारत के अंदर अलग तरह की कार्रवाई करता है। और खुद जो आईटी मिनिस्टर है उन्होंने साफ भी किया है कि तमाम भारतीय कंपनियां विदेशों में काम कर रही हैं, लेकिन वो
विदेशी नियम कानूनों का पालन करती हैं, लेकिन भारत में अगर ट्विटर काम कर रहा है तो उसे भारत के कानूनों का और संविधान का हर हालत में पालन करना होगा। जी शैलेंद्र, आपको लगता है कि अब केंद्र सरकार ने बिल्कुल जब नियम लागू करने के बाद में स्पष्ट तौर पे संदेश दे दिया है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आपको भारतीय नियमों का पालन करना ही पड़ेगा? ये लोकतांत्रिक देश है, देश के कानून के हिसाब से चलना होगा। कि जो भी सोशल मीडिया कंपनियां हैं उनका स्वागत है, वो भारत में कारोबार करें, कारोबार कर सकती हैं, लेकिन जो नियम कानून हैं उनका पालन करना होगा। और यही लिए आपको याद होगा कि ऐसे कंपनियों को कहा गया था कि भारत में अपना सर्वर स्थापित करें और साथ ही साथ जो शिकायत एक अधिकारी नियुक्त करें, जो वैधानिक अधिकारी है उसे नियुक्त करें। तो दरअसल अगर कोई शिकायत आती है उस सोशल मीडिया कंपनी के खिलाफ तो अप्रोच किसे किया जाना है, किसे सम्मन किया जाना है, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि देखना होगा कि ट्विटर क्या आगे इस पर एक तरह से अपनी बात रखता है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि ट्विटर ने फिलहाल इस पर पूरी तरह से इसका अनुपालन नहीं किया था। जी बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका, शैलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप दोनों का। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन, खोलो ढक्कन डूबी-डूबी-डू, जिंदगी मक्खन, अमूल बटर, पतली पतली डिलिशियस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 4 बजे विवा टेक के 5वें सम्मेलन को मुख्य वक्ता के रूप में आज संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री को विवा टेक 2021 में मुख्य भाषण देने के लिए सम्मानित अतिथियों के रूप में आमंत्रित किया गया है। विवा टेक यूरोप में सबसे बड़ी डिजिटल और स्टार्टअप आयोजनों में से एक है। इसका आयोजन 2016 के बाद से हर वर्ष पेरिस में किया जाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से एक प्रमुख विज्ञापन और विवरण समूह पब्लिसिज ग्रुप और अग्रणी फ्रांसीसी मीडिया समूह लेस इकोस द्वारा किया जाता है। ये प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारकों को एक साथ लाता है। इस आयोजन में प्रदर्शनियां, पुरस्कार, पैनल चर्चा और स्टार्टअप प्रतियोगिताएं शामिल की जाती हैं। विवा टेक का 5वां संस्करण 16 से 19 जून 2021 को आयोजित किया जाना है। आयोजन में अन्य प्रमुख वक्ताओं में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और विभिन्न यूरोपीय देशों के मंत्री, सांसद शामिल हैं। इस कार्यक्रम में एप्पल के सीईओ टिम कुक, फेसबुक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ जैसे कॉर्पोरेट नेताओं की भी भागीदारी होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खबरें। और राष्ट्रीय प्राइम में बात करते हैं कोविड-19 की। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से पिछले 24 घंटे में 62,224 नए दैनिक मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 1,07,628 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95.80% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 8,65,432 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 2,542 लोगों की मौत भी हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 19,30,987 नमूनों की जांच की गई। वहीं कल तक कुल 38,33,06,971 कोरोना नमूनों की देश में जांच की जा चुकी है। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 26,19,00,000 से अधिक कोविड टीके लगे हैं। कल देश में कुल 28,458 कोविड के टीके लगाए गए, जिसे मिलाकर अब तक देश में कुल 26,19,72,014 कोरोना के टीकों की खुराक दी गई है। वहीं अब तक केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 27.28 करोड़ कोरोना के टीकों की खुराक उपलब्ध कराई है, जिनमें से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1,82,00,000 से ज्यादा खुराकें देने के लिए अभी उपलब्ध है। अब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में 18 जून से चरणबद्ध तरीके से ओपीडी सेवाओं की फिर से शुरू करने का फैसला किया गया है। कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के
बीच में शुक्रवार से एम्स में ओपीडी सेवाएं दोबारा से शुरू हो जाएंगी। मरीजों को इलाज के लिए ऑनलाइन माध्यम से ही अपना पंजीकरण कराना होगा। अभी सीधे अस्पताल में जाकर पंजीकरण की सुविधा नहीं मिलेगी। इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को कोविड से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। अभी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। डॉक्टर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले मरीजों को ही ओपीडी में देखेंगे। सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वह ओपीडी के लिए तैयारी शुरू कर दें और प्रतिदिन आने वाले नए व पुराने मरीजों की संख्या का एक प्रस्ताव बनाकर भेजें। एम्स में अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों को भी आपातकालीन विभाग के माध्यम से भर्ती करना शुरू कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 6 अप्रैल को एम्स ने फैसला किया था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए ही मरीज ओपीडी में दिखा सकेंगे। हालांकि बाद में कोरोना के मामले जब बढ़ने लगे तो अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ओपीडी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। अब करीब 2 महीने बाद शुक्रवार से ये सेवाएं फिर से शुरू की जा रही हैं। इसमें मरीजों को काफी राहत मिलेगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत आज से केंद्र संरक्षित देश की सभी स्मारक स्थल और संग्रहालय आज से फिर से खोल दिए गए हैं। एएसआई ने बताया है कि मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इन प्रतिष्ठानों के खुलने के साथ ही आगंतुकों को राज्यों और आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के आदेशों का कड़ाई से पालन करना होगा। एएसआई ने 15 अप्रैल को कोविड महामारी की स्थिति के मद्देनजर सभी स्मारकों, स्थलों और संग्रहालयों को बंद करने का आदेश दिया था। और हमारे सहयोगी संवाददाता ऋषि कुमार इस वक्त इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं। ऋषि, अगर देखा जाए तो जो तमाम एएसआई ने जो आदेश देके पहले स्मारकों को बंद किया था, अब एक तरीके से पर्यटकों के लिए खोलने का आदेश दिया है। किस तरीके का एक रिस्पांस आज पहले दिन देखने को मिल रहा, खासतौर से अगर हम आगरा में ताजमहल जैसे स्मारकों की बात करें, क्योंकि इसकी दुनिया भर में कहीं ना कहीं चर्चा होती रहती है। बिल्कुल, अगर हम पर्यटन के लिहाज से पूरी दुनिया के मानचित्र पर जब जिक्र करते हैं भारत का, तो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी ताजमहल कब बंद हुआ और कब खुला, इस पर नजर पूरे दुनिया भर के पर्यटकों की रहती है और देश भर के लोगों की तो रहती ही है। आज से ताजमहल भी खुल गया है और वहां पर सीमित संख्या में पर्यटकों को जाने दिया जा रहा है, जिसमें कि जो वहां के जिला प्रशासन है और एएसआई के जरिए जो कोऑर्डिनेट कमेटी है, जिसने ये तय किया है कि करीब 650 लोगों को वहां पर एक समय में वहां भेजा जाए और सीमित संख्या में जैसे जैसे लोग जो अंदर हैं वो बाहर आएंगे और उसके बाद यानी कि जो सामाजिक दूरी का जो ख्याल रखने का जो प्रोसेस है वो आगरा के ताजमहल के लिए सुनिश्चित किया गया है। लेकिन अन्य स्मारकों पर इस तरीके के नियम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं अभी भी कोरोना को लेकर जो स्थिति है और लोग अभी भी चाहते हैं कि उस हिसाब से वो घरों से ना निकलें जब तक जरूरत ना हो। लेकिन पर्यटन के लिहाज से भी क्योंकि हमें एक संदेश देना है कि हम स्थितियां सामान्य हो रही हैं और कुछ लोग अब अगर सुरक्षित माहौल में मास्क लगाकर नियमों का पालन करते हुए अगर इन स्मारकों में जाना चाहते हैं, तो इस वजह से एएसआई ने इनको ओपन किया है। इससे पहले एएसआई ने, जैसे हम जानते हैं, कल अच्छी मात्रा में वहां पर सैनिटाइजेशन अच्छे तरीके से किया गया और जो नियम है जिसमें कि अगर टिकट है तो ऑनलाइन टिकट होगी, जिसमें कि पेटीएम या अन्य जरिए से आप स्कैन करके ले सकते हैं। टोकन या किसी भी जो फिजिकल अवेलेबल जो टिकट्स होती हैं वो टिकट वहां पर नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ सैनिटाइजेशन होगा और हमने देखा कि कल भी उन्होंने पूरे स्मारकों में सैनिटाइजेशन किया और ये तय किया कि यहाँ पर किसी भी संक्रमण को रोकने को लेकर जो एएसआई कर सकता है वो कर दिया जाए। जी ऋषि, एक तरीके से जब हम इस प्रकार के पर्यटक स्थलों को खोलते हैं तो आर्थिक गतिविधियों को भी बड़ा बढ़ावा मिलता है, खासतौर से इस प्रकार के स्मारकों के आसपास रहने वाले वो छोटे मोटे दुकानदार और इस गतिविधियों में लिप्त तमाम ऐसे लोग। इसको भी हम एक तरीके से देख सकते हैं कि उन लोगों के लिए भी एक फायदे का, एक कहा जाए राहत भरा एक आदेश। बिल्कुल, देखिए, पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि लोग बिना किसी खास मकसद के अपने घर से निकलते हैं और इसमें एक अवलोकन करते हैं कि वो अपने मन पसंदीदा जगह पर जाएं। ऐसे में जब वो बाहर निकलते हैं तो चाहे वो खाने की चीजें हों और या फिर खरीदने की चीजें हों, वो वहां से खरीदते हैं और इस एक स्मारिका के रूप में बहुत सारी चीजें हर पर्यटन स्थल पर उपलब्ध होती हैं। अगर हम ताजमहल की बात करें तो ताजमहल जब आप जाते हैं तो बाहर तमाम जो दुकानें होती हैं वहां पर
सोवेनियर के तौर पर ताजमहल या अन्य चीजें उपलब्ध होती हैं जो कि संगमरमर की ही बनी होती हैं। जी। तो इस तरीके के तमाम जो दुकानदार होते हैं, जो आर्टिजन्स होते हैं, जो अपने उत्पादों को वहां बेचना चाहते हैं, और ऐसी स्थितियां जब देश में लॉकडाउन होता है तो उन पर इसका बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि उनकी जीविका भी इसी से चलती है। तो जरूर इस तरीके के जब हम अनलॉक प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं और स्मारक खासतौर से जब खोले जाते हैं तो एक जी। बड़ा संदेश जाता है पर्यटकों के लिए कि स्थितियां सामान्य हो रही हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि। फिलहाल इस बातचीत और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक खुली और समावेशी व्यवस्था के लिए भारत के आह्वान पर फिर से जोर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM+ को संबोधित कर रहे थे। ADMM+ एक महत्वपूर्ण मंच है जिसमें 10 आसियान सदस्य देश और 8 डायलॉग पार्टनर ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका शामिल है। इस बैठक की मेजबानी ब्रुनई रक्षा मंत्रालय कर रहा है। रक्षा मंत्री ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों से निपटने पर बल दिया। India calls for a free, open and inclusive order in the Indo-Pacific based upon respect for sovereignty and territorial integrity of nations, peaceful resolution of disputes through dialogue and adherence to international rules and laws. India has strengthened its cooperative engagements in the Indo-Pacific based on converging visions and values for promotion of peace, stability and prosperity in the region. राजस्थान की कांग्रेस सरकार का करीब आधा कार्यकाल पूरा होने को है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री रह चुके सचिन पायलट का झगड़ा सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। आपसी खींचतान के चलते मंत्रिमंडल का पुनर्गठन भी अटका हुआ है, जिसका सीधा असर सरकारी कामकाज पर दिखाई पड़ने लगा है। इस सिलसिले में खास बातचीत की बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो। राजस्थान में गहलोत सरकार का आधा कार्यकाल बीत चुका है, लेकिन गहलोत वर्सेस सचिन पायलट कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण से सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। आइए हम उनसे बात करते हैं। राठौर साहब, ये लड़ाई का जनता क्यों सफर करे, क्या कहेंगे आप? देखिए, तकरीबन 2.5 साल निकल गए, आधा कार्यकाल निकल गया है राजस्थान की सरकार का, लेकिन जो जिम्मेदारी जनता ने उनके कंधों पे दी सौंपी थी, वो जिम्मेदारी वो नहीं निभा पा रहे। कोविड का 1 साल रहा, पूरा मिसमैनेजमेंट हुआ, आर्थिक स्थिति राजस्थान की खराब हो रखी है, कोई नई योजना राजस्थान सरकार की नहीं है। भामाशाह कार्ड स्वास्थ्य योजना जो पहले चल रही थी उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया राजनीति के कारण। आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना, पूरा देश व्यापी जो योजना है, उसको इन्होंने नहीं स्वीकारा और अपनी खुद की एक चिरंजीवी योजना लेकर आ गए जो कोई भी निजी अस्पताल उसको स्वीकार नहीं करता, और उस कारण बड़ी मात्रा में लोगों को मुश्किलें का सामना करना पड़ा इस कोविड महामारी के दौरान। ऑक्सीजन सप्लाई सही नहीं हुआ, ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से मिल रहा था लेकिन सप्लाई नहीं हुआ। वेंटिलेटर जो आए हुए थे, 1900 वेंटिलेटर जो पहली कोरोना वेव के बाद में आए हुए थे, वो डब्बों में ही बंद रहे। कहीं पर उन्होंने किराए पे दे दिए, कहीं पर निजी अस्पतालों को दे दिए और फिर उसको कवर अप करने में लगे रहे। रेमडेसिविर इंजेक्शन होए, वैक्सीनेशन होए, उनकी खूब बर्बादी बार बार खबरों में आ रही है। ये तो कोविड के ही दौरान हुआ। उसके अलावा आज राजस्थान, और ये हमारे लिए शर्म की बात है, आज राजस्थान पूरे देश के अंदर नेशनल क्राइम ब्यूरो के अंदर महिलाओं के अत्याचारों पे नंबर 1 है और दलित अत्याचार के अंदर नंबर 2 है। अब ऐसी चीजों में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को अव्वल दर्जे पे पहुंचा रखा है और जहां सेवा होनी चाहिए जनता की, वहां हम नीचे हैं। तो ये आज स्थिति हो चुकी है राजस्थान की। ये जो गहलोत और सचिन पायलट का जो झगड़ा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? आला कमान भी उसको सुलझा नहीं पा रहा है। आपने कहा कि राजस्थान की हालत पूरी तरह खराब है। एक विपक्ष के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं, और आप खुद जयपुर ग्रामीण से एक जनता के तौर पर किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजस्थान की जनता तो यही चाहती है कि अपने झगड़े सुलझाइए, ख़त्म करिए। कभी 5 सितारा होटलों में आप जाकर बंद हो जाते हैं, महीनों तक बंद रहते हैं। कभी प्राइवेट हवाई जहाज हायर करके एमएलएस को इधर और उधर ले जाया जाता है। जनता ये चाहती है कि अपने मसले हल करिए
और जनता की सेवा करिए। 2.5 साल निकल गया, आधा कार्यकाल निकल गया। अपोजिशन के रूप में हम राजस्थान सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे, क्योंकि जो जिम्मेदारी राजस्थान की जनता ने उनके कंधों पे सौंपी है उसको अपना निभाइए। लेकिन आपको पावर, पोजीशन और पैसा, इसी के झगड़े आप सुलझाने में लगे हुए हैं। अब ये अक्सर होता है जब जो न्यूक्लियस होता है वो जब वो कमज़ोर हो जाता है, तो अक्सर जो इर्द गिर्द जो नेता होते हैं वो अपनी चलाने लग जाते हैं, अपने ध्वज उन्होंने लहरा दिया, अपनी मनमानी कर रहे हैं। वही हो रहा है पंजाब में भी, वही हो रहा है। कोविड क्राइसिस को सामना नहीं हो रहा, राजस्थान में वही हो रहा है। कोविड क्राइसिस का सामना नहीं हो रहा, ये अपनी सत्ता संभालने में लगे हुए। सरकारी तंत्रों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो इसीलिए कि एक दूसरे के ऊपर स्पाइंग कर रहे हैं। तो जब न्यूक्लियस कमज़ोर है, जैसे कांग्रेस पार्टी का न्यूक्लियस कमजोर है, तो ये सब अपनी मनमानी करते हैं। तो अपने झगड़े सुलटाइए भाई, जनता की सेवा करिए। तो ये थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिनका ये कहना है कि जब आला कमान कमजोर होगा तो उसका सीधा असर राज्यों पर भी पड़ेगा। कैमरामैन अजय और कालरा के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने राजधानी दिल्ली में संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत ट्राइफेड के नवनिर्मित भवन मुख्य कार्यालय का उद्घाटन किया है। मंत्री ने मिशन वनधन की शुरुआत करने के साथ ट्राइफेड के 7 नए आउटलेट का विमोचन व इम्यूनिटी बूस्टिंग हैम्पर्स और ट्राइब्स इंडिया कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिद्धि अभियान के जरिए नए भारत की संकल्पना में जनजातीय मंत्रालय की भूमिका पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। भारत सरकार संकल्प से सिद्धि के जरिए एक मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है। इस मिशन को आगे बढ़ाने में जनजातीय मंत्रालय कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी। एक नए भारत की संकल्पना में जनजातीय मंत्रालय की भूमिका किस तरह देखते हैं? देखिए, जनजातीय मंत्रालय ट्राइफेड जैसे संस्थाओं को मदद देकर ये कोशिश कर रही है कि जनजातीय क्षेत्र और जनजातीय समाज के उन उत्पादों को बाजार लेकर के आए जिसमें बहुत ही अधिक लाभदायी भी है और उससे रोज़गार की नई संभावनाएं और रोज़गार अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो सके। 40% एरिया कवर कर रहे हैं, 7.5% पॉपुलेशन है, पूरी दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी भारत में। ऐसे में इस वर्ग का सामाजिक आर्थिक विकास करने के संदर्भ में और एक नए भारत की संकल्पना को लेकर हम किस तरह आगे बढ़ रहे हैं? ये निश्चित रूप से देखिए, बहुत संभावना है ट्राइबल एरिया में, जनजातीय क्षेत्रों में, और उन क्षेत्रों के समुचित विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना कैसे बेहतर से बेहतर हो, इस पर मंत्रालय जहां काम कर रही है, वहीं पूरे भारत सरकार ने जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के नाते कार्य योजना बनाई है और उसमें यह सारी चीज़ें, उसके गुणात्मक लाभ कैसे उन्हें प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने का काम को आगे बढ़ा रही है। तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, जिनका मानना है कि भारत सरकार संकल्प से सिद्धि अभियान को न केवल तेजी से आगे बढ़ा रही है, बल्कि जनजातीय समाज के कल्याण और विकास के साथ साथ उन्हें नए भारत की संकल्पना से जोड़कर एक उदयमान राष्ट्र के निर्माण की ओर आगे बढ़ रही है। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ, न्यूज़ दिल्ली। और फिलहाल मिड डे प्राइम में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ये, ऐसी कूल है अपनी कहानी, चिल करके जीनी जवानी, चलने दे बस दिल की मनमानी। I'm cool, chill your bill, I'm cool, chill your bill, I'm cool, chill your bill। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद राज्य का पहला ऐसा जिला बनने जा रहा है जहां सीवरों में बहने वाले पानी को स्वच्छ कर कल कारखानों में सप्लाई की जाएगी। शहरी इलाकों में लगातार बढ़ रहे जल संकट को दूर करने और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल से न सिर्फ गाजियाबाद के उद्योगों को फायदा होगा, बल्कि ग्राउंड वाटर के लगातार दोहन पर भी लगाम लगेगी। पेश है संवाददाता अभिषेक सिंह की ये खास रिपोर्ट।
जल है तो कल है। विश्व के ज्यादातर देश आज जल संकट से न सिर्फ जूझ रहे हैं, बल्कि इससे उबरने के लिए गहन शोध और नए नए उपाय भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद नगर निगम भी जल समस्या से निपटने के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत करने जा रहा है, जिसके जरिए नालों और सीवरों में बहने वाले गंदे पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में स्वच्छ कर जिले के कल कारखानों तक पहुंचाया जाएगा। जो एसटीपी का ट्रीटेड वाटर होता है उसको पाइप नेटवर्क से हम एक अपना इंडस्ट्रियल एरिया को, जो साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें करीबन 1700 यूनिट्स हैं, उनको हम लोग ट्रीटेड वाटर जो है पाइप्ड नेटवर्क के माध्यम से यूजर चार्ज बेसिस पे अगर हम उनको उपलब्ध कराते हैं तो उनका जो वाटर डिमांड है, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड है, वो काफ़ी हद तक जो है हम कैटर कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक वो लोग ग्राउंड वाटर पे ही डिपेंडेंट हैं। तो ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसलिए ट्रीटेड वाटर को हम उनको पाइप नेटवर्क से यूजर चार्ज बेसिस पे देने का हमारा प्लान है। इस योजना के तहत गाजियाबाद नगर निगम द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी कर 150 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए गाजियाबाद नगर निगम का प्लान साहिबाबाद और औद्योगिक क्षेत्र के 1700 उद्योगों को जल आपूर्ति करने का है। फिलहाल ये कल कारखाने ग्राउंड वाटर पर आश्रित हैं, जो लगातार कम होते जा रहे हैं। ऐसे में इस योजना से न सिर्फ ग्राउंड वाटर के दोहन पर अंकुश लगेगा, बल्कि उद्योग धंधों को भी पानी की सप्लाई सुनिश्चित होगी। नगर निगम द्वारा जो पाइपलाइन डालकर साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रीज को पानी की सप्लाई की जा रही है अपने एसटीपी इंदिरापुरम से, ये एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। क्योंकि वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, बाकी इंडस्ट्रियल यूज में आ जाएगा और रेट भी उसका बताया गया है कि 50 रुपये या 60 रुपये पर 1000 लीटर का रखा गया है। ये स्वागत योग्य कदम है। यानी आम की आम और गुठलियों के दाम। इस योजना के जरिए सप्लाई होने वाले जल का शुल्क भी बहुत कम रखा गया है, यानी प्रति 1000 लीटर का शुल्क महज 50 रुपए। सीवरेज शोधित कर उद्योगों को पानी पहुंचाने की इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए अगले 3 वर्षों का लक्ष्य रखा गया है। जाहिर है इस योजना का फायदा सैकड़ों कल कारखानों को होगा, यानी सीधा सीधा देश की अर्थव्यवस्था को। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, गाजियाबाद। सूक्ष्म और लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कई बड़े कदम उठा रही है। इसी के तहत सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय ने फैसला किया है कि अब जिन कंपनियों को एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराना है उसकी प्रक्रिया और भी आसान कर दी जाएगी। अगर आप कोई लघु उद्योग लगाना चाहते हैं और इसका एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार ने प्रक्रिया को और भी आसान कर दिया है। अब एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन के लिए केवल आधार नंबर और पैन नंबर देने की जरूरत पड़ेगी। We have now decided for MSME registration there will be only 2 things will be there, PAN card and the second is the Aadhaar number. With that, with a simple procedure, we will register as MSME. And after MSME registration, they will get priority and they will get finances. And now we are planning towards how we can helpful for the small MSMEs, microfinance, how it can be possible for them. That is exactly our priority. नितिन गडकरी ने कहा कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनियों को लोन जैसी अन्य सुविधाएं देने में प्राथमिकता दी जाएगी। नितिन गडकरी ने बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों से उम्मीद जताई है कि वो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और सक्रियता के साथ आगे आएं। नितिन गडकरी ने उद्यमिता पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता है। MSME contributes significantly in the economic and social development of the country by fostering entrepreneurship and generating large employment opportunities. Ministry has undertaken various initiatives and strategies to achieve a modern and diversified economy in various areas. These include providing access to technology, facilitating access to finance, innovative financing options to address capital constraints of small firms, enhancing capacity and facilitate access to domestic and global markets with a special focus in increasing exports. And the ministry, MSME have been contributing significantly toward the expansion of entrepreneurial endeavors through business innovations. भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की अहम भूमिका है। उद्यमिता के बूते ही भारत विश्व का इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। इसकी अहमियत को देखते हुए कोरोना महामारी के वक्त में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत राहत प्रदान की गई, जिससे विकास का पहिया रुकने ना पाए। अजय विक्रम सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं खेल जगत की क्या है आज की बड़ी खबर।
और खेल प्राइम को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अशोक बारतोलिया। अशोक, क्या कुछ बड़ी खबरें अगर हम खेल के मैदान की बात करें तो? शुक्रिया अरेंद्र। खेल प्राइम में खबरों की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। टीम इंडिया ने मंगलवार को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए अपने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में हनुमा विहारी को शामिल किया गया है, जबकि मयंक अग्रवाल और अक्षय पटेल को टीम में जगह नहीं मिली। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में ऋषभ पंत और रिद्धिमान साहा दोनों को टीम में शामिल किया गया है। तेज गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज भी टीम का हिस्सा हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस खिताबी मुकाबले की शुरुआत 18 जून से साउथहैम्पटन में होगी। यदि भारतीय टीम फाइनल को जीतने में सफल रहती है तो वह विराट कोहली की कप्तानी में पहली बार आईसीसी का कोई बड़ा टूर्नामेंट अपना नाम करेगी। भारतीय टीम इस प्रकार है: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली कप्तान है, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत और रिद्धिमान साहा दोनों विकेटकीपर टीम में मौजूद है। इसके अलावा आर अश्विन और रवींद्र जडेजा भी मौजूद हैं। जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव और मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया गया है। बात करते फुटबॉल की। सुनील छेत्री की अगुवाई वाली भारतीय फुटबॉल टीम ने मंगलवार को अफगानिस्तान को ड्रॉ पर रोक दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम एएफसी एशिया कप क्वालिफायर्स के तीसरे दौर में पहुंच गई है। ग्रुप ई के अंक तालिका में भारत 7 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत के नाम 8 मैचों में 1 जीत, 4 ड्रॉ और 3 हार से 7 अंक रहे, जबकि अफगानिस्तान इतने ही मैचों में 6 अंक के साथ चौथे स्थान पर है। भारत और अफगानिस्तान दोनों टीमें विश्व कप 2022 की दौड़ में पहले ही बाहर हो गई हैं। एएफसी एशियाई कप क्वालिफायर्स के तीसरे दौर में पहुंचने के लिए भारत को ड्रॉ, जबकि अफगानिस्तान को जीत की जरूरत थी। बात करते हैं यूरो कप की। यूरो कप के महासंग्राम में डिफेंडिंग चैंपियन पुर्तगाल ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार तरीके से की है। टीम ने ग्रुप एफ के अपने पहले मुकाबले में हंगरी की टीम को 3-0 से हराया। पुर्तगाल की इस जीत में उनके स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जलवा देखने को मिला, जिन्होंने मुकाबले में 2 गोल दागे। पुर्तगाल की ओर से तीनों गोल खेल के अंतिम समय में आए। इस जीत के बाद पुर्तगाल का हंगरी के खिलाफ ओवरऑल जीत का रिकॉर्ड बराबर हो गया है। इस मैच को मिलाकर हंगरी और पुर्तगाल के बीच अब तक 14 मैच हुए हैं, जिसमें से 10 मैच पुर्तगाल ने जीते हैं और 4 मैच ड्रॉ रहे। यानी कि हंगरी का पुर्तगाल के खिलाफ जीत का इंतजार और लंबा हो गया है। यूरो कप में ग्रुप एफ के दूसरे मुकाबले में विश्व चैंपियन फ्रांस का सामना जर्मनी से हुआ। यह मैच म्यूनिख के एलियंस एरिना में खेला गया। दोनों ही टीमों ने मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि खेल के 20वें मिनट में जर्मनी के मैट्स हम्स ने गलती से गेंद अपने ही गोल पोस्ट में डाल दी, यानी ऑन गोल कर फ्रांस की टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी, जो मैच के अंत तक रही। इस तरह फ्रांस ने भी इस अहम मुकाबले में जीत के साथ प्रतियोगिता का आगाज किया। वैसे ये पहली बार रहा फ्रांस और जर्मनी की टीम किसी यूरोपियन चैंपियनशिप में ग्रुप दौर में एक दूसरे के आमने सामने थी। तो फिलहाल खेल प्राइम में इतना ही। वापिस चलते हैं आर्यन के पास। नमस्कार। शुक्रिया अशोक, इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने। और बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आज जिनेवा में मुलाकात होगी। ये बाइडेन और पुतिन की पहली मुलाकात होगी। यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के आपसी संबंध सबसे खराब दौर में हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस ने हाल में अमेरिका को ऐसे देशों की सूची में डाल दिया है जिसके संबंध दोस्ताना नहीं है। इस प्रकार के संबंधों को अनफ्रेंडली स्टेटस की संज्ञा दी जाती है। इतना ही नहीं, दोनों देशों में कोई राजदूत नहीं है। दोनों नेताओं की मुलाकात से रूस और अमेरिका के कूटनीतिक रिश्तों में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। इजराइल में नई सरकार के सत्ता संभालने के 2 दिन बाद ही इजराइल ने एक बार फिर से गाजा में हवाई हमला किया है। ये हमले पिछले महीने 11 दिनों तक चले सीमा पार संघर्ष के खत्म होने के बाद पहला हमला है। ये हमला बुधवार की सुबह फलस्तीन की तरफ से आतंकियों ने दक्षिण इजराइल की तरफ से भड़काऊ बैलून भेजने के बाद किए गए। एक बयान में इजराइल की सेना ने कहा है कि गाजा की तरफ से होने वाले आतंकी हरकतों का सामना करने के लिए नए सिरे से वे सभी परिस्थितियों के लिए तैयार हैं। इससे पहले मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में इजराइल के धुर राष्ट्रवादियों ने ताकत का प्रदर्शन करने के लिए पूर्वी यरूशलेम में परेड की थी। तब इसके बाद गाजा में फलस्तीनियों ने गुब्बारे छोड़कर इसका जवाब दिया। इस घटनाक्रम के कारण गाजा पट्टी में हमास आतंकवादियों के साथ युद्ध विराम के महज कुछ ही सप्ताह बाद नए सिरे से हिंसा भड़कने का खतरा पैदा हो गया।
और बात करते हैं योग की। अनावश्यक चिंता और तनाव आज के दौर के जीवन का हिस्सा सा बन चुका है। ये धीरे धीरे हमारे जीवन का सारा सुख खत्म कर देता है। आज के योग सूत्र में आचार्य प्रतिष्ठा में बता रही हैं इसी समस्या को दूर करने के कुछ यौगिक उपाय। घर पर आप एंजाइटी से निजात पाने के लिए कर सकते हैं प्रणव उच्चारण का अभ्यास। प्रणव उच्चारण हमें एंजाइटी से दूर करता है, हमें बेटर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड करता है पूरे बॉडी में, बेटर सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन करता है और ये रामबाण का कार्य करता है। हर शारीरिक और मानसिक समस्या में ऑक्सीजन के लेवल्स को बढ़ाता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और इसको प्रत्येक व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है। प्रणव उच्चारण के लिए हम कमर को सीधा रख के बैठते हैं, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेते हैं, आंखें बंद, गहरा सांस लेना और पहले अ की ध्वनि का उच्चारण करना। जब अ की ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो पेट पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे। ओ की ध्वनि के उच्चारण के समय सीने पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे और म के उच्चारण के समय खोपड़ी पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो अ की ध्वनि सबसे छोटी होगी, ओ की ध्वनि उससे लंबी और म की ध्वनि सबसे लंबी होगी। कंप्लीट एक्सहेल कर लिया, फिर से नया सांस लिया और फिर से इसे रिपीट किया। दिन में 2 बार कम से कम आप इसका अभ्यास करें और 3 रिपीटिशंस मिनिमम करें। बढ़ाते बढ़ाते 13 रिपीटिशंस तक आप इसे ले जा सकते हैं। प्रणव उच्चारण का नियमित अभ्यास आपकी एंजाइटी को दूर करेगा, आपकी एंग्शियसनेस को दूर करेगा। साथ में दिन में जब भी समय मिले तो पामिंग का अभ्यास ज़रूर करें। पामिंग यानी पर ये ध्यान रखें कि आप अच्छे से हाथ धो करके ही इसका अभ्यास करें, खासतौर पर इस समय में जब हमें अपनी आँख, नाक और मुंह से हर चीज़ को दूर रखना चाहिए। तो अपने हाथों को साबुन से धोएंगे, इस प्रकार से अपने हथेलियों को रब करेंगे और फिर हथेलियों को अपनी आंखों पर टिका देंगे। इस गर्माहट को, इस वार्मथ को अनुभव करना। आंखें बंद रखेंगे हथेलियों के अंदर और आंखों को पूरी तरह से रिलैक्स कर देंगे। कम से कम 30 सेकंड्स इसी प्रकार से रुकना, अपनी हथेलियों की गर्माहट को अनुभव करना और फिर हाथों को वापस ले आना। आँख खोलने की कोई जल्दी नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद धीरे धीरे से आंखें खोल देंगे। पामिंग जो हम बहुत ज़्यादा ऑनलाइन काम कर रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, उससे हमें दूर रखता है। ये ध्यान रहे कि जितना हम प्रकृति के पास रहेंगे, प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए थोड़ी देर खुली हवा में सांस ज़रूर लें, सूर्य की किरणों में समय ज़रूर व्यतीत करें, नियमित रूप से योगाभ्यास करें। तो आपने देखा आज का हमारा योग सूत्र। और आइए जानते हैं क्या है आज का हमारा योग मंत्र। हे अर्जुन, जो बहुत खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, बहुत सोते हैं या बहुत कम सोते हैं, ऐसे लोगों को योग में सफलता नहीं मिल सकती। और बुलेटिन के अंत से पहले आपको एक अहम जानकारी दे दें। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि कोवैक्सीन में नवजात पशु का सीरम नहीं है, क्योंकि सीरम अंतिम वैक्सीन उत्पादन का एक घटक नहीं है। कोवैक्सीन की संरचना के संबंध में सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट भ्रामक हैं, जिन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इन पोस्ट में कोवैक्सीन में नवजात पशु के सीरम होने की बात कही गई है, जबकि यह पूरी तरीके से आधारहीन है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नवजात बछड़ा सीरम का उपयोग केवल वेरो कोशिकाओं की तैयारी और विकास के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के गोजातीय और अन्य पशु सीरम वेरो सेल विकास के लिए विश्व स्तर पर उपयोग किए जाने वाले मानक संवर्धन घटक हैं।
वायरल वृद्धि की प्रक्रिया में वेरो कोशिकाएं पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं, जिसके बाद ये विकसित वायरस भी मर जाता है और शुद्ध हो जाता है। इस मारे गए वायरस का उपयोग अंतिम टीका बनाने के लिए किया जाता है और अंतिम टीका तैयार करने में कोई बछड़ा सीरम का उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए अंतिम वैक्सीन कोवैक्सीन में नवजात बछड़ा का सीरम बिल्कुल नहीं होता है और नवजात पशु सीरम अंतिम वैक्सीन उत्पाद का एक घटक नहीं है। इस खबर के साथ फिलहाल मिड डे प्राइम के आज के अंक में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। रांची का ये योगदा सत्संग मठ 100 साल पुराना है। नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। जरी इंडिया। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई इंडिया। नहनु हुनूर इंडिया। माँ हिंदी हस्ती हिंदियान। सलाम हिंदुस्तान। वी आर इंडिया। Good afternoon. Welcome to Midday Prime. I'm Shubhendu Ghosh. In the next 1 hour, we bring you all the stories and updates from India and the world. The controversy around Twitter's conduct is becoming bigger. Twitter has lost legal indemnity in India because of its failure to comply with the new information technology rules. Twitter will now have to face penal actions just like other publishers. Focus on that big news and more in the show up ahead. First, the big news at this hour. Twitter loses intermediary status in India for failing to comply with the new rules. Police can interrogate even the top officials of Twitter in cases of illegal and inflammatory posts. An FIR also registered in Ghaziabad regarding this. Union Electronics and Information Technology Minister Ravi Shankar Prasad questions Twitter's reluctance in following Indian laws that protect rights of victims of abuse or prevent misuse of such platform. Prime Minister Narendra Modi to deliver a keynote address at 5th edition of Viva Tech Today, one of the largest digital and startup events in Europe. The event is held in Paris every year since 2016.
Daily recoveries of COVID patients continue to outnumber the daily new cases for the 34th consecutive day. Recovery rate increases to 95.80%. Daily positivity rate at 3.22%. Over 26 crore vaccine doses administered so far under vaccination drive. Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand, Rajasthan further relax lockdown after drop in COVID-19 cases. Night curfew will remain in force in urban areas across the state of Madhya Pradesh from 10 p.m. to 6 a.m. Government and private offices will function with 50% attendance in Bihar and Jharkhand. Union Defence Minister Rajnath Singh addresses ASEAN Defence Ministers meeting plus via video conferencing. Says India has strengthened its cooperative engagements in the Indo-Pacific based on converging visions and values for promotion of peace, stability and prosperity in the region. US President Joe Biden, Russian counterpart Vladimir Putin to meet in Geneva today. Biden calls the meeting critical, says will offer cooperation to worthy adversary Putin. Russian president says relations with the United States were at their lowest points in recent years. In sports, Euro 2020 favourites France a narrow win over Germany in group of death clash in Munich. Matt Hummels' first half own goal made the difference between the two giants. Cristiano Ronaldo breaks Michel Platini's Euro record to become the top scorer of all time after netting a penalty for Portugal against Hungary. Let's now begin with the big news. Microblogging platform Twitter has lost legal indemnity in India because of its failure to comply with the new IT rules. Twitter will now have to face penal actions just like other publishers. An FIR was filed in Uttar Pradesh against the social media giant over tweets on an assault that the police say attempted to incite communal trouble. Twitter has not yet complied with all provisions of the rules that came into force on May 25th. Last week, government had given one last chance to Twitter to comply with the new IT rules, as the microblogging platform had not made immediate appointments of key personnel mandated under the new guidelines that came into effect on May 26th. So Twitter has lost legal indemnity in the country as it fails to comply with the new IT rules. Twitter is the only platform that has not fully complied with the new IT rules as it come into towards the end of May. So Twitter is under scanner. Let's now closely understand broadly what the issue is, what are these IT rules that Twitter has failed to comply. We'll understand them one by one. IT rules that came into being end of May 2021. Significant social media must have chief compliance officer to respond to the needs and demands of the government when there is a important issue in focus. This is one of the key pointers of the new IT rules. The second pointer, there has to be a nodal officer for each social media platform to coordinate with law enforcement agencies 24/7. Whenever there is a need, there's a nodal officer who must be present to be able to address the needs of the law enforcement agency of the land, in this case, India. A grievance redressal officer whom the users can approach. For the millions of crores of users that these social media handles have, Twitter has some 1.7 crore users in the country. There has to be a grievance redressal officer as well who can address to the concerns of users like you and I of Twitter in this case. Moving on. Non-compliance with the new IT rules can lead to loss of intermediary status. Now, intermediary status so far had provided immunity to these giant social media platforms from any legal action.
Now, without intermediary status, every post would be considered as published by the company. So if Twitter does not comply with the new rules, it will mean that anyone posting on Twitter would just mean like Twitter is posting itself. So it will have the responsibility, it will be liable for action if the post contains criminally offensive content. So that is an important point that has brought into focus the controversy around Twitter as of today. So those were the IT rules 2021. Moving forward, let's understand what has happened in the recent incident in UP. I told you broadly about the incident. Now, the police had shared a press release on Twitter giving details and refuting that there was any communal angle. But despite the police's press release, there were posts that were trying to communalize, many by leading journalists and political leaders. They were trying to communalize the incident that happened in Uttar Pradesh, in Ghaziabad. And despite clarification, tweets on communal angle were not deleted by the social media platform Twitter in this case, and that's where things get problematic. Twitter also did not act to have the tweets removed. Remember, it is supposed to be coordinating with the law enforcement agency 24/7 and address to their needs and demands, the point that I mentioned earlier about the IT rules. Twitter failed to comply to that. The government says this case in particular is illustrative of Twitter's arbitrariness in fighting fake news. This is how fake news spreads unless the social media platform takes responsibility to stop and remove fake posts. This is despite the police telling Twitter that the messages going around are fake. Now, Twitter's policy of flagging manipulative media, the government says, is arbitrary. In the past as well, the manner in which it calls a particular report or news as fake or manipulative is quite arbitrary. There is no grounding for that. And in the case of the UP incident, when the law enforcement clearly says that stop the messages around manipulations, the Twitter did nothing. And that was the point that I mentioned. Police shared press release on Twitter giving details of the case and refuting the communal angle. So those were broadly the pointers in which the UP incident has really brought the focus again back on the manner in which Twitter has not been, in fact, following the law of the land, in this case, the new IT rules that came into being in May. Now, let me tell you a little more about the incident that happened in Ghaziabad, which is important in this context. In a recent incident, police registered an FIR against Twitter. Twitter India over the video of an elderly man beaten up and assaulted in Loni, Ghaziabad from Uttar Pradesh that had gone viral. Now, the police registered an FIR against social media site Twitter, journalists Rana Ayub, Sabah Naqvi and Muhammad Zubair. Online news platform The Wire and Congress leader Salman Nizami, Shama Mohammad, Maskur Osmani have also been named for allegedly sharing on Twitter a video of the incident and giving it a communal color without verifying the details. Meanwhile, Union Electronics and Information Technology Minister Ravi Shankar Prasad has questioned Twitter's reluctance in following Indian laws that protect the rights of victims of abuse or prevent misuse of such platform. He says that Twitter has failed to comply with the intermediary guidelines that came into effect from 26th of May. There are numerous queries arising as to whether Twitter is entitled to safe harbor provision. Further, Twitter was given multiple opportunities to comply with the same. However, it has, the minister says, deliberately chosen the path of non-compliance. IT minister says the culture of India varies like its large geography. Having said that, in certain scenarios with the amplification of social media, even a small spark can cause a fire, especially with the menace of fake news. This was one of the objectives of bringing the intermediary guidelines. Speaking on the Uttar Pradesh incident, the minister said what happened in UP was illustrative of Twitter's arbitrariness in fighting fake news. While Twitter has been over-enthusiastic about its fact-checking mechanism, its failure to act in multiple cases, like Uttar Pradesh, is perplexing and indicates its inconsistency in fighting misinformation. And my colleague Arun Sharma is joining us with more updates on this story. Arun, the question that, given that it's such an intrinsic part of our live social media,
What happened next to Twitter for the incidents, for the action that has taken place so far, is the issue in everyone's mind? Well, so the immediate part is that now Twitter is no more an intermediary in India. That means according to Indian law, till now Twitter was having immunity under the IT Act section 79 that it was an intermediary. That means it was mere a platform. No matter whatever tweets are being taking place, what are tweets are being tweeted, any kind of clashes that are being happening because of any kind of tweet, any kind of crime that was happening because of any kind of tweet, Twitter was not responsible for that because it was intermediary or the platform. But now what government has done, it has taken this immunity back from Twitter, and now Twitter will be considered as an entity primarily. So in case any kind of crime that takes place because of any kind of tweet on Twitter, any kind of clashes, any religious clashes primarily take place, or any kind of crime primarily take place because of any tweet by anyone, Twitter will be held responsible. So that's an important aspect now. And second important aspect, it is a hypocrisy of Twitter as well. Look at it this way, Shubhendu. Twitter is a listed company in USA. Twitter provides all the administrative details to the US federal agencies. Twitter always shares its information to the federal agency in USA. But when it comes to India, Twitter takes Indian land for granted. That's what the IT Minister Ravi Shankar Prasad has also mentioned this point, that wherever Twitter is working, it's operational, the law of the land will be applicable. Right. Now, government is not against any kind of freedom of speech. We have seen that after sharing the administrative details following law of the land in USA, Twitter was, bearing the flag in the USA. We have seen it, how it stood, how it had worked in the USA, that we all have seen during the Trump administration. Now in India, what is happening? Twitter primarily is becoming a flag bearer without following the law of the land. That's India. Government is not against the freedom of speech. Government is merely saying one thing, that there has to be a compliance officer. If in case today, Shubhendu, any kind of crime take place because of Twitter, the central agencies, they are helpless. Whom to contact, whom to coordinate, they are clueless about it. So it is very much important for Twitter to appoint a compliance officer, a grievance redressal officer. These are some of the demands or primarily observation. And of course, you can say that the government has come out with these points, that these are the laws that needs to be followed. So India is a 130 crore people community. It's a country. And we know this fact, it's a large section of society. We know this fact that any part of society, anybody can be hurt by any sentiment. So it is important for having a grievance redressal cell, a compliance officer. But Twitter chose to take India for granted, and that's the reason why Twitter is paying for that. And of course, these are some of the implications that we can see going forward. Right. Arun, we broadly looked at the sort of demands, the provisions that the new IT rules that came into effect from May talk about. Specifically, do we have information about the particular provisions where Twitter has not been compliant to the laws of the land? Absolutely. On many occasions, we have seen that Twitter not complying with the laws that Indian government has formed. Now, there are various other websites, the entities that are working in India, primarily foreign service providers that are working in India, and they are ready to abide by the laws. The Google, for that matter, we know this. The Google is on front foot as far as following the guidelines or the laws provided by the government. On the other side, we have seen these WhatsApp and Facebook. They are in the doldrums as of now, as far as following the laws provided by the government. Earlier, we have seen that how Twitter is asking the timeline after timeline to follow the guidelines and laws. It did not apply. It did not appointed any kind of compliance officer. So the crux of this matter is that there has to be a compliance officer who ensures that the law is being compliant. The fake news is something that is something which is really cause of concern. The judiciary, the executives in our country and the legislative in our country, they all have raised these concerns earlier also, that what about the fake news? Fake news is really cause of concern, not only for a country like India, but worldwide. There are many countries who have raised this issue that fake news, that should be, that should be controlled. And in Indian context also, the judiciary, the legislatives, the executives, they all have raised this concern about the fake news as well. So how does Twitter deal with the fake news? Even the WhatsApp as well. So government is, not making laws for any specific company or any entity. Government has made a general guidelines that whichever company, whichever entity, whichever foreign company is operating in India, it needs to follow those rules. The rules are appointing the compliance officer, appointing the grievance redressal officer, needs to share the data whenever required by the central agencies or the federal agencies in our country. Because look at this way, Shubhendu, if any crime takes place today because of Twitter,
And if Twitter does not share the data, it is a tough time for the central agencies of our country to investigate the matter, to provide the justice to the matter. So yes, in this way, it is clear that the sovereignty and integrity of our country cannot be compromised. And Twitter, if it is operating in the land of India, that means in Indian land, the law of the land will also be followed. And Twitter, just like any other company, be it Facebook, Google, or any other company, they do have to follow the guidelines and the right, Arun, it's going to be a tough road ahead for Twitter, having lost the intermediary status. It will be accountable for every content that is in fact posted on their social media platform. Thanks very much, Arun, for joining us with those inputs. And let's now move on to our developing story. Let's talk about the pandemic situation. India continues to witness decline in new daily COVID-19 cases. Take a look at the update on the COVID cases and recoveries across the country this morning. The country reported 62,224 daily new cases in the last 24 hours. Active case load declined to 8,65,432. Less than 9 lakh active cases after 70 days. Daily recoveries continue to outnumber the daily new cases. This has happened for the 34th consecutive day. As many as 1,07,628 patients recovered during the last 24 hours. We now take you live to BJP press conference in New Delhi. जिस प्रकार से सेकेंड वेव से लड़के वैक्सीनेशन के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं और खास करके कांग्रेस पार्टी जो इस वैक्सीनेशन ड्राइव को डिरेल करना चाहती है, भ्रम का वातावरण तैयार करना चाहती है, भ्रम फैलाना चाहती है वैक्सीनेशन को लेकर, उस विषय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बंधुगण, आज कांग्रेस पार्टी ने एक महापाप किया है। मैं इसे महापाप कहूंगा क्योंकि जिस प्रकार का भ्रम कोवैक्सीन को लेकर, जो भारत में निर्मित वैक्सीन है, कोविड का वैक्सीन है, उसको लेकर जिस प्रकार का भ्रम आज कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके प्रवक्ता ने फैलाया है, ये महापाप है। अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने जो बाइट उन्होंने दिया है टीवी में, और खास करके गौरव फांडी जो कि कांग्रेस पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं उनके सोशल मीडिया के, उन्होंने ये आक्षेप लगाया है कि जो कोवैक्सीन है उसमें गाय के बछड़े का सीरम होता है, उसमें गाय के बछड़े का खून होता है। मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जब हमने ट्विटर के माध्यम से, जब हमने सोशल मीडिया में इस प्रकार के प्रचार को देखा तो उसमें यहां तक बातें की गई थी कि काउ स्लॉटर करके, गाय और बछड़ों को मार करके ये वैक्सीन तैयार किया गया है। इस प्रकार का भ्रम कांग्रेस पार्टी फैला रही है। इससे पहले कि मैं कांग्रेस पार्टी के सत्य को उजागर करूं, मुझे लगता है भारत की जनता के लार्जर इंटरेस्ट के लिए इस भ्रम को त्वरित खारिज करना चाहिए और जो वैज्ञानिक विधान है उसको भारत के जनता के सामने तत्क्षणात रखना चाहिए ताकि किसी के मन में अगर रत्ती भर का भी कोई संशय आया हो तो वो संशय मिट जाए। पहली बात तो यहां भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करना चाहती है, और एक पॉलिटिशियन होने के नाते नहीं और केवल एक डॉक्टर होने के नाते भी नहीं, जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने और जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी क्लैरिफिकेशन दिया है इस विषय को लेकर, वो क्लैरिफिकेशन पब्लिक डोमेन में मौजूद है और स्पष्ट रूप से ये क्लैरिफिकेशन और साइंटिफिक डोमेन आज हिंदुस्तान का कहती है कि कोवैक्सीन में कोई बछड़े का सीरम या गाय का खून नहीं है। कोई भी कोवैक्सीन में बछड़े या गाय का सीरम नहीं है, कोई भी खून नहीं मिला हुआ है, नंबर 1। और नंबर 2, यह वैक्सीन पूर्णतः सेफ है। इसमें किसी प्रकार का कोई अपभ्रंश, जिस प्रकार का एक कम्युनल एंगल देते हुए इसे अपभ्रंशित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कोई अपभ्रंश नहीं। देखिए, मैं एक डॉक्टर भी हूं, मैं इसे टेक्निकली थोड़ा सा 10-20 सेकंड में आपको समझाना चाहूंगा। ये जो काव या काफ मतलब बछड़ा होता है,
ये जो काफ का सीरम होता है, ये सीरम किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग ग्लोबल प्रैक्टिस है। कई वैक्सीन में, पोलियो की वैक्सीन में, रेबीज की वैक्सीन में, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन में इनिशियल तौर पे ये सीरम इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो वेरो सेल्स हैं, जिस सेल में वायरस को रेप्लिकेट कराना है, उस सेल को एनरिचमेंट, अगर मैं साधारण हिंदी में कहूं तो खाद का काम करता है। ये सेल जब ग्रो कर जाती हैं, वेरो सेल्स ये कहलाती हैं। इस वेरो सेल में बाद में जो कोविड के वायरस होते हैं वो वायरस छोड़े जाते हैं, कोरोना के वायरस छोड़े जाते हैं। ये वायरस इन सेल्स में रेप्लिकेट करती है और रेप्लिकेट करते समय ये जो वेरो सेल्स होते हैं वो संपूर्णतः खत्म हो जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, वैक्सीन बनाने से पहले ये जो वेरो सेल्स जिसमें कल्चर किया जाता है उसको अच्छी तरीके से धोया जाता है केमिकल्स के माध्यम से, ताकि उसमें किसी प्रकार से कोई सेरम का इंग्रेडिएंट नहीं लगे। वैसे भी वेरो सेल समय के साथ समाप्त हो जाता है और उसके अंदर जो वायरस रेप्लिकेट करते हैं उन वायरसेस को निकाल करके उस वायरस को इनएक्टिवेट करके, क्योंकि ये डेड वायरस वैक्सीन है, उसको इनएक्टिवेट करने के बाद कोवैक्सीन बनाया जाता है। ये सारे विषय बड़े स्पष्ट रूप से टेक्निकली हमारे देश के बड़े वैज्ञानिकों ने समझाया और समय समय से समझाया। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार की उद्दंडता की, धृष्टता की, महापाप किया है, द कांग्रेस पार्टी हैज सिन्ड टुडे। ये पाप से और सिन से कम नहीं। करोड़ों लोगों को किस प्रकार से बचाना है, किस प्रकार से पूरे विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चला करके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात एक करके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है और कांग्रेस पार्टी का एक ही ध्येय और वो ध्येय है डिरेल द वैक्सीनेशन प्रोसेस ऑफ इंडिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है, आप याद करिए, ये कांग्रेस पार्टी दो चीजों के लिए याद रखी जाएगी, वैक्सीन हेजिटेंसी को प्रमोट करने के लिए और दूसरा वैक्सीन वेस्टेज के लिए। वैक्सीन हेजिटेंसी आप याद करिए, इसी को वैक्सीन के लिए किस प्रकार के बयान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिए। मनीष तिवारी से लेकर बाकी तमाम जो बड़े नेता थे उन्होंने कहा ये कोवैक्सीन तो खतरनाक वैक्सीन है, इसकी तो जांच नहीं हुई है, इसके पूरे रिसर्च कंप्लीट नहीं हुए हैं, वी आर ट्रीटिंग इंडियन पीपल एज गिनी पिग्स। उस समय कहा गया कि इंडियन लोगों को, हम भारत के लोगों को गिनी पिग के रूप में भारत की सरकार ट्रीट कर रही है कोवैक्सीन देके। और उस समय कांग्रेस के सरकारें जिन राज्यों में है, खास करके छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम कोवैक्सीन नहीं लेंगे। पंजाब में भी आप देखिए, पंजाब की सरकार ने पहले कहा हम नहीं लेंगे, बाद में वहां तो वैक्सीन प्रॉफिटियरिंग होने लगा, अर्थात कोवैक्सीन लेते थे, कोवैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देते थे, वहां से प्रॉफिट जेब में लेते थे। आप सोचिए जरा किस प्रकार वैक्सीन हेजिटेंसी को प्रमोट किया गया। वैक्सीन वेस्टेज, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में वैक्सीन, कोवैक्सीन को आपने लेके जमीन के नीचे गाड़ दिया, आपने उनको कचरेदान में फेंक दिया, आपने उनमें आग लगा दिया। So you have promoted, the Congress party has sinned right from the very beginning by promoting vaccine hesitancy and by promoting vaccine wastage. Apart from what we have rightly pointed out, profiteering from vaccine also in Punjab. People of this country are not going to forgive the Congress party for what they have done. और आज इस मंच पे से भारतीय जनता पार्टी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ एक ही सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है। आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, आप तीनों ही कांग्रेस हैं, यू थ्री आर द कांग्रेस। आप तीनों बताएं, आप तीनों ने कब अपना पहला डोज लिया और कब अपना सेकेंड डोज लिया है? क्या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड है या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड नहीं है? गांधी परिवार कोवैक्सीन पर विश्वास करती है या गांधी परिवार कोवैक्सीन पर विश्वास नहीं करती? और यह सवाल केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, यह सवाल समूचे हिंदुस्तान का है कि क्या वो लोग जो चाइना में जाके एमओयू साइन करते हैं, क्या वो लोग जो डोकलाम में जिस प्रकार का बर्ताव करते हैं, क्या वो लोग जो फॉरेन कंट्रीज में जाकर के हिंदुस्तान के मस्तक को झुकाने का काम करते हैं, वो हिंदुस्तान के वैक्सीन के ऊपर, हिंदुस्तान के इंडिजिनस प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करते हैं और है या नहीं? और राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका जी जवाब दें कि वो वैक्सीनेटेड है या नहीं। बंधुगण, आज से ठीक एक हफ्ते पहले रॉबर्ट वाड्रा,
गांधी परिवार के एक और रत्न, उन्होंने भी कहा था कि लोग भ्रमित हैं, लोग जानते नहीं हैं ये वैक्सीन कैसे बनते हैं, इनका कॉम्पोजिशन क्या है, इनके साइड इफेक्ट्स क्या है। रॉबर्ट वाड्रा जी, आपके पास तो इतनी जमीन है, मेडिकल कॉलेज खोल के भर्ती होइए वहां पर, पूरा पढ़ के आइए प्रोसेस वहां से। जब कोवैक्सीन लॉन्च होता है तब कहते हैं हम कोवैक्सीन लेंगे नहीं, इससे खतरा हो जाएगा। जब पूरा पीक पे रहता है सेकेंड वेव तो कहते हैं हमारा कोवैक्सीन कहां है, हमारे बच्चों के कोवैक्सीन कहां चले गए। क्या मजाक बना के रखा हुआ है कांग्रेस पार्टी ने। और देखिए, एक बहुत बड़ा त्रासदी है पूरे विश्व का। इस त्रासदी में हम सब की आवश्यकता है कि हम साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े, न कि इस प्रकार की बातों के साथ जो भ्रम कांग्रेस पार्टी फैला रही है या फैला चुकी है और जो आज हम डिस्पेल कर रहे हैं। मगर इसका सवाल जो हमने पूछा, इसका जवाब जरूर दे सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और वाड्रा जी भी दे दें कि इन्होंने, सारे लोगों ने, चारों ने वैक्सीन लिया है कि नहीं लिया है, कब लिया है, कौन सी वैक्सीन ली है, कोवैक्सीन पे विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, ये सब जरा बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपके मन में प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। ये सर। See, number one, as far as the vaccination process, the speed and the scale in India is concerned, there's no doubt that India is in fact one of the fastest moving vaccinating country. Look at the size of this country. But despite this size, way India has moved ahead with vaccination is something which is quite applaud-worthy. We should applaud India's vaccination process. Number two, as far as suggestions from various quarters that the speed should still be high, for that, in fact, the Government of India has rolled out an action plan as to how the Government of India is going to vaccinate most of the Indians by the end of this year, and we all are aware of it. We should have complete faith in the Government of India's plan. As far as promoting vaccine hesitancy is concerned, I reiterate that present day's functioning of every person in India should be with a scientific bent of mind. And of course, when politicians who are great contributors as far as influence is concerned, when they come out and speak the way the Congress politicians and some in Samajwadi Party have been speaking, remember, there was time when some politicians said that this vaccine is not Indian vaccine, this is a BJP ka vaccine. And I will not take the vaccine. मैं तो vaccine लूंगा नहीं, जब हमारी सरकार आएगी तब हम vaccine देंगे. And then we had slew of Congress leaders who in fact did not show any interest in Covaxin. Rather, they pointed fingers toward Covaxin. And of course, with today's statement, which is a sly attack on Covaxin, vaccine hesitancy would be promoted, which would not be fair for the vaccine drive of India. Thank you. देखिए, पहले सवाल के जवाब में तो कहूंगा ये तो बिल्कुल चौंकाने वाला विषय है। जिस प्रकार से आपने अभी जी न्यूज के माध्यम से हमें बताया और बाकी चैनल भी शायद इस विषय को उठा भी रहे होंगे, ये चौंकाने वाला विषय है कि भारत में कोविड के लोगों की मदद करने के लिए अगर बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन भारत के लोगों से लिए